बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप लोगों के घर में असली मशीन मिल जाए पैसा छापने की, क्या करोगे? यानी कि फिर मशीन रख के जॉब पे जाओगे या बिजनेस पे जाओगे या सुबह से शाम तक नोट छापोगे? और बहुत फायदा होगा ना, नोट छपते जाएं और वो असली भी हों। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हमारे मुल्क के पास मशीन नहीं है नोट छापने की? और जो पाकिस्तान नोट छाप सकता है, क्या वो असली नहीं होते? वो असली भी होते हैं और वो नोट छाप भी सकता है, मगर क्यों नहीं छापता है? जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में ये बातें घूमती थी। मैं कहता था यार, क्योंकि मेरे जो एक कज़न थे वो स्टेट बैंक में होते थे, तो वो हमें समझाने की कोशिश करते थे, समझ में नहीं आता था। लेकिन बाद में जब अकल आई तो समझ में आई कि सारी कहानी होती क्या है। अब आप लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी पैसा जो है अगर हम छाप सकते हैं तो छाप क्यों नहीं लेते? जिसका उधार देना उधार दे दें, जिस गरीब को देना हेल्प कर देते हैं। यानी कि अपनी जिंदगियों में जो गवर्नमेंट से पैसा मांगते हैं ना, आज मैं टीवी देख रहा था, लोग कहते हैं पैसा दो हमें चाहिए पैसा। तो पैसा छापो और पैसा दो, इतना आसान है? ऐसा नहीं है। इसको आपने समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगा और इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे भी। देखें, पहली बात यह है कि कोई फॉर्मूला काम करता है इसके ऊपर, एक फैक्टर काम नहीं करता, याद रखिएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि जितने फैक्टर मुझे याद आ गए मैं बयान कर दूंगा, और जो मुझसे मिस हो गए तो कभी अगर याद आएंगे तो या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको कोशिश करूंगा। देखें, सबसे पहला फैक्टर जो करेंसी का होता है, देखिए अभी इस टाइम अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो 1 रुपया है वो डॉलर के 165 रुपए के बराबर है। ये बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान ने यह फैसला किया या यूएसए ने फैसला किया? दोनों ने फैसला नहीं किया। यह फैसला करता है हालात और वाकयात और कुछ और फैक्टर्स। तो वो हम सारी बात करेंगे ताकि हमें समझ में आए पूरा मुकम्मल तौर पर। सबसे पहले, जितनी भी आपके मुल्क के अंदर सर्विसेज अवेलेबल हैं, गुड्स अवेलेबल हैं, जितनी भी अवेलेबल हैं, इसको आप एक तराजू में डाल दीजिए और जितनी उसकी वैल्यू बनती है उस वैल्यू के बराबर अगर नोट होंगे तो आपका बैलेंस कायम हो जाता है। यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये बैलेंस इकोनॉमी है। इसको आप समझते हैं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं समझाने की। मान लीजिए कि जैसे आपके मुल्क में अगर कहीं पर 10 किलो चावल रखे हुए हैं और हमने 1000 रुपए छापा हुआ है और वो 1000 रुपए 10 लोगों के पास हैं। अब जो चावल है उसकी वैल्यू जो है वो 1000 रुपए हो जाएगी। यानी कि जो 10 किलो चावल है उसकी वैल्यू 1000 रुपए हो जाएगी और उसको आप खरीद सकते हैं। यानी कि जो खरीदार है वो आराम से खरीद सकते हैं, वो 1-1 किलो ले सकते हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं खरीद सकते। अच्छा, अब अगर हम इसको मिसाल को चेंज करते हैं, 10 किलो चावल रखे हैं अपनी जगह पे और आप नोट छाप दें। अब आप नोट जब छापेंगे तो सबको दे दीजिए 1000 रुपए। अब सबके पास 1000 रुपए हैं तो गोया आप सबके पास आ गए 10,000 रुपए। अब जो चावल है उसकी वैल्यू ये है कि अगर 10,000 रुपए इन लोगों के पास हैं तो वहां जो चावल है वो 10,000 रुपए के हो गए। अब जो इन्फ्लेशन है वो हो गया, ठीक है ना। आपकी जो करेंसी है वो ऐसे हो गई है कि अब उसको 1 किलो चावल खरीदने के लिए 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब वो खरीद सकता है। तब ये 10 लोग अगर दुकान पे जाएंगे तो इनको 1000 रुपए के हिसाब से, यानी कि जो चावल 100 रुपए का था अब वो 1000 रुपए का मिलेगा। ये है सिलसिला, क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू है वो गिर गई है, जो वक्त के साथ साथ गिर गई। अब आप कहते हैं कि फैक्टर कोई और होता है। जी हाँ, फैक्टर भी होता है। फैक्टर ये होता है कि जब आप सुनते हैं कि हमारे करेंसी पे या हमारे मुल्क में स्पेकुलेशन से कहते हैं, प्रेशर आने वाला है और चांसेस हैं करेंसी गिर जाएगी, तो ऐसे सूरत में आप फॉरेन करेंसी खरीदते हैं। और जो फॉरेन करेंसी होती है वो मान लीजिए डॉलर खरीदते हैं। तो जब आप सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि जब आप डिमांड बढ़ा देंगे मार्केट में, आप अफवाह छोड़ दें कि हफ्ते के बाद डॉलर जो है वो 200 का हो जाएगा, तो जिसके पास भी जहां पर भी पैसा है वो भागेगा। और हो सकता है कि वो डॉलर जो आज 165 का है उसको आज ही ये खबर सुनने के बाद 165 का ना मिले, 170, 175, 180, मगर फिर भी लोग क्यों लेंगे? क्योंकि वो एक हफ्ते के बाद 200 का हो जाएगा। तो ये है एक फैक्टर। अब इसको मैं फैक्टर कहता हूं क्योंकि इसका हकीकत ताल्लुक नहीं है, मगर एक बात होती है।
उसके बाद आपके जो इंटरनेशनल फंड्स के जो इदारे हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो आपको ऑर्डर करता है कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें। अब इस डीवैल्यू से हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं। हमें जो कर्जा देना है उसके अंदर ज्यादा तो इंटरेस्ट होता है ना। अब वो जो देना है वो डॉलर में देना है। आपके मुल्क में डॉलर आ कितना रहा है और जा कितना रहा है, इसकी भी कैलकुलेशन देखनी होती है। मतलब मान लीजिए कि जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग आपको जो रिजर्व भेजते हैं वो डॉलर्स भेजते हैं मान लीजिए, और आपको डॉलर ही देने होते हैं। अब अगर 10 अरब डॉलर आ रहा है और 10 अरब जा रहा है तो आप बराबर हो गए। अगर 10 अरब आ रहा है और 5 अरब जा रहा है तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का खेल शुरू हो गया। लेकिन अगर आपके मुल्क में 10 अरब डॉलर आ रहा है और 15 अरब डॉलर जा रहा है तो आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी। एक फैक्टर ये भी आ गया। अब अगर हम इसको किसी और तरीके से देखें, क्योंकि इसके बड़े फैक्टर्स हैं, और ये वीडियो अगर मैं तसल्ली से बनाऊं तो ये कम से कम कोई 12 घंटे की हो जाएगी, लेकिन मुझे इसको 10 मिनट में खत्म करना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आज पाकिस्तान, इमरान खान साहब जो हैं वो बैठते हैं और कौम से खिताब करते हैं कि जी मैंने फैसला किया है कि कल से डॉलर 1 रुपए का होगा। कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको, कह दिया उसने, ठीक है ना। अब क्या होगा, मतलब अगर मैं कहूं कि ऐसा हो जाए, पहली बात तो ये कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगा। कभी आप मुझे बोले कि ये बकवास करता रहता है इंसान, ऐसा नहीं होगा, मैं खुद भी कह रहा हूं। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, फर्ज कर लीजिए कि अगर ऐसा आज हो जाए तो क्या होगा। ये ख्वाहिश तो हो सकती है ना कि डॉलर हमारा कम हो जाए, डॉलर 1 रुपए का हो जाए, मान लीजिए। तो फर्ज कर रहे हैं अगर डॉलर 1 रुपए का हो जाएगा तो आपका जो लेबर है वो कहां बैठा हुआ है, मान लीजिए दुबई में बैठा हुआ है, वो 1500 मान लीजिए वो $1000 में काम कर रहा है। $1000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए। वो $500 में काम कर रहा है। मजदूर खैर 500 में भी काम नहीं करता, मगर आप 500 कर लीजिए। $500 में काम कर रहा है और लगभग वो पाकिस्तानी 75,000 कमाता है। तो 75,000 आपके मुल्क में चल जाता है मामला, एक घर का मामला चल जाता है। लेकिन वो कमा कितना रहा है, 500 के बराबर कमा रहा है, ठीक है ना। 500 से भी कम होगा, लेकिन आप 500 को मान लीजिए। लेकिन अब हुआ क्या है कि कल से डॉलर हो गया है आपका 1 रुपए का, तो गोया कि उसको 500 रुपए मिलेंगे और वो 500 रुपए भेजेगा। 75,000 नहीं आएंगे, अब उसके अकाउंट में 500 आएंगे। तो उसके घर में, जिसके घर में 75,000 रुपए आ रहे थे, वो 500 आएंगे। तो वो मजदूर जो है या वो जो आदमी जो काम कर रहा है वहां पर $500 के लिए, वो काम नहीं करेगा वहां पर, वो छोड़ देगा उस जॉब को। और इस तरीके से लाखों पाकिस्तानी पाकिस्तान आ जाएंगे कि भाई हमें यहां पे काम दीजिए। अब यहां पर क्या उतने जराए मिल जाएंगे, उतने काम, यहां पहली बेरोजगारी है। हम तो ये चाह रहे हैं कि उन लोगों को बरसरे रोजगार करें। बरसरे रोजगार के लिए इनको हम बाहर निकालें ताकि इंटरनेशनल रिजर्व आए, हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी आए, डॉलर्स आए। तो अगर हम करेंसी को इतना अप कर देंगे कि $1 का 1 रुपया कर देंगे, तो वो लोग फिर वहां काम नहीं करेंगे। अब इसको अगर आप बहुत बदलोगे तो नहीं मामला चलेगा। अब फैक्टर मुझे और याद आ गया, मैं वो से बात कर लेता हूं कि आपका जो स्टेट बैंक है वो छापता है नोट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब सुबह आए तो बोले यार क्या करना है भाई, 1 अरब के नोट छाप दे यार, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। कोई सिस्टम उसका भी तो होता होगा, क्योंकि आपने जो है वो सिस्टम को लेकर चलना। आपने देखा होगा स्टेट बैंक जो है, अगर आपको कहता है कि जी तो ये फटे हुए नोट हैं, पुराने, खस्ता हाल जो भी हो, आप करेंसी लाके आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी करेंसी चेंज कर सकते हो। आपको कड़क कड़क नोट दे रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपसे नोट जरूर ले रहा होता है। ये नहीं कह रहा होता कि नोट छोड़ दूंगा, नोट जरूर वापस ले रहा होता है। तो वो जितनी करेंसी जमा करता है, मान लीजिए कि वो उस दिन 1 करोड़ जमा करता है, तो वो 1 करोड़ के नोट आपको दे देता है। 1 करोड़ नोट जो वो अपने खजाने में जमा करवाएगा, तो उसके बदले वो उतने ही मार्केट को नोट और दे सकता है, उसके बदले, क्योंकि उसकी वैल्यू है। असल में इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात बता दूं मैं आपको, ये बिल है, एक सबूत है, एक पर्ची है कि उसके अगेंस्ट कुछ है, वहां पर कुछ है। क्या पहले जमाने में जैसे सोने के सिक्के होते थे, उसकी जो वैल्यू होती थी ना, असल तो सोना ही है ना, सोने की वैल्यू होती थी। अब वो करता क्या है कि 2-3 फैक्टर्स हैं। अमेरिका में ये अप्लाई नहीं होता, पहले बता दूं मैं आपको, कुछ मुल्कों में चेंज भी होता है, लेकिन हमारे यहां जो होता है और अक्सर मुल्कों में जो होता है वही होता है कि जो सोना है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 200 करोड़ छापना है, तो 200 करोड़ के लिए इनके पास एक
तकरीबन 60% सोना होना चाहिए। पहला मसला लगभग बता रहा हूं मैं आपको, 60% सोना रखेंगे और बाकी रिजर्व रखेंगे या पीतल रखेंगे या चांदी रखेंगे, जो भी है, मगर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 200 करोड़ के बराबर होनी चाहिए। इसको रिजर्व करके वो छाप सकता है नोट। अब मैं आखिरी में एक बहुत ही बड़ी टिप दे रहा हूं, आप इसको पाकिस्तान अप्लाई करें या इसे कोई भी मुल्क अप्लाई कर ले, ये मेरी तरफ से फ्री टिप है जो कि मैं दे रहा हूं, और यकीनन इसका फायदा जो भी मुल्क उठाना चाहे तो उठा सकता है। मेरी तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो ये है कि आप जानते हैं कि जब मैंने आपको बता दिया कि सोने के अगेंस्ट नोट छप सकता है, तो मतलब ये हुआ कि ये अपॉर्चुनिटी हर मुल्क के पास मौजूद है। अब ये अपॉर्चुनिटी कौन उठाएगा? जिसको हिंदी आती है, उर्दू आती है, या जो समझ रहे हैं मेरी बात इस टाइम। देखें, गवर्नमेंट ये अनाउंस कर सकती है कि जितना भी मुल्क में सोना मौजूद है, सोना हर मुल्क में बहुत होता है, कुछ अनाउंस्ड होता है, कुछ अनाउंस्ड नहीं होता है, लेकिन है सोना, ठीक है ना, हमारी खवातीन के पास होता है, ठीक है। सारा सोना जो है वो गवर्नमेंट एक स्कीम निकाल दे कि जिस तरीके से आप लोग कहते हो ना कि यार हम 10 लाख रुपए जमा करवाएंगे तो हमें कुछ बदले में मिलता है, तो 10 लाख जमा करवाते हो ना, वो उसकी तो कोई वैल्यू है ना, 10 लाख भी तो कोई होता है ना, दिल बड़ा करते हो ना। इस तरीके से आपको गवर्नमेंट कहे कि आप सोना जमा करवाएं और हम आपको सोने के बदले में आपको हम उसका बेनिफिट देंगे। तो क्या होगा क्या होगा ये कि आपके जो स्टेट बैंक है उसको सोना मिल जाएगा, ठीक है ना, बदले में उसने उस टाइम से कुछ देना नहीं है, सिर्फ सोना लेना है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर पाकिस्तान है और 20 अरब डॉलर के बराबर सोना आ गया, ठीक है ना, तो ये है आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप 20 अरब डॉलर के बराबर अब अगर नोट छापता है स्टेट बैंक, तो वो आपकी जो वैल्यू करेंसी, जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं और आपकी जो करेंसी है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन जो बूस्ट आएगा उसके बाद उस इकॉनमी के अंदर, उसका कोई सानी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, अल्लाह करे कि मेरी वीडियो जो हमारे खासतौर पर मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सुन ले और दूसरे मुल्क भी सुन लें, जो गरीब मुल्क है वो भी सुन लें, समझ लें, और अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, उनके जो मुशीर हैं, जो भी वजीर हैं, जो भी वजीर खजाना हैं, वो थोड़ा सा तवज्जो दें इस तरफ भी, तो इंशाअल्लाह उनको फायदा ही होगा। नुकसान ऐसा कोई भी, इस नुस्खे का नुकसान कोई भी नहीं है, होम्योपैथिक नुस्खा है ये। उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा हुआ भी होगा और फायदा उठाने वाले उठाएंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।